दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। सिलेबस आपको बताता है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि भाई आपको किस टॉपिक को कैसे और कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के 2015, 2023 और 2025 के पेपर की एनालिसिस करके बताऊंगा कि भाई आपको किस तरह का पेपर आगे एक्सपेक्ट करना है और किस तरीके से आपको पुराने पेपर से लर्निंग लेके अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, लेकिन कोर्सेज लेने से पहले आप लोगों का डाउट है कि भाई आपका कोर्स कैसा होगा, मुझे चेक करना है, तो आप लोगों के इस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए हमने ₹1 का डेमो कोर्स प्लान कर रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ पे इस डेमो कोर्स का पार्ट बनिए ₹1 पे करके, और उससे आपको हमारे मेन मास्टर कोर्स का 48 घंटे का एक्सेस मिल जाएगा। और फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस क्वालिटी से कवर किया है। और दोस्तों आप एक क्लैरिटी और कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले पाएंगे कि आपको हमारे मेन कोर्स में आना भी है या नहीं आना है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने आप लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट हमारे एपीएफओ के कोर्सेज पे चला रखा है, और आज उसका लास्ट डे है। आज रात 12 बजे तक आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट है 56% का। आपको करना क्या है, आपको वन टाइम 56 कूपन कोड यूज़ करना है हमारी वेबसाइट पे जाकर, और उसके थ्रू आप हमारे मास्टर कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे 56% का डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। और ये आज रात एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको आगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। हम क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी क्या जरूरत है कि हमें एपीएफसी एग्जाम की पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन। क्या एनालिसिस किए बिना हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं? तो हम इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एपीएफसी एग्जाम का क्या होता है। क्या ये एग्जाम आसान होता है, क्या एग्जाम मॉडरेट होता है, क्या एग्जाम टफ होता है। अगर मैं ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उस एग्जाम के कंपैरिजन में मुझे एग्जाम कैसा देखने को मिलेगा। अगर मैं सीएससी का एस्पिरेंट हूं तो क्या उससे लेवल कम होगा, अगर मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं तो क्या उससे लेवल ज्यादा होगा, हम कवर करेंगे। फिर दोस्तों कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कंपोनेंट वाइज वेटेज कितनी होगी, और किस नेचर के और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इस पर्टिकुलर एनालिसिस से मुझे क्या लर्निंग लेनी चाहिए। दोस्तों आप एक सिचुएशन समझिए या फिर कंसीडर करिए कि भाई आप सुनसान रास्ते पे रात को जा रहे हैं। ठीक है, आप एक गाड़ी में हैं, आपके साथ आपकी वाइफ या फिर आपकी जो है फैमिली है, आपके फादर, आपकी सिस्टर, आपकी जो है मदर हैं, और आप गाड़ी चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी की जो आगे वाली लाइटें हैं वो जली हुई हैं, और सुनसान रास्ता है, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, और आप पहली बार उस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर मैं आपकी गाड़ी की एक लाइट फोड़ दूँ, ठीक है, वैसे तो मैं नहीं फोड़ूंगा, अगर मैं फोड़ दूं तो दोस्तों आपको दिखना कम हो जाएगा और आपके एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपकी गाड़ी की दोनों लाइटें फोड़ दूं तो उस केस में तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि सुनसान रास्ता है, कुछ दिखाई वैसे नहीं दे रहा और लाइटें भी फूट गई। तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट या फिर ऑफ ट्रैक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सेम चीज़ है एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन। आप इस प्रिपरेशन जर्नी में नए हैं, पहली बार कूदे हैं, और आपके लिए बिल्कुल ऐसी टेरिटरी है जो आपने कभी पहले देखी नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी, सुनसान रास्ता प्रिपरेशन का। तो यहाँ पर जो आपकी गाइडिंग लाइट है वो क्या है, वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। ये दोनों चीजें आपको ट्रैक पर रखने में प्रिपरेशन की हेल्प करने वाली हैं। अगर सिलेबस आपको बता रहा है कि बेटा ये पढ़, तो पीवाईक्यूज आपको बता रहे हैं कि इनको इतना पढ़। तो यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन की बाउंड्री बन रही है, जो आपकी प्रिपरेशन की स्कोप बन रही है, दायरा बन रहा है, वो आपका सिलेबस और पीवाईक्यू के वजह से ही बन रहा है। तो आपको इन दोनों चीजों को अपनी प्रिपरेशन में हमेशा ऑन द ट्रैक रखना है और इन्हीं के थ्रू अपनी प्रिपरेशन का स्टेटस चेक करना है। अब दोस्तों हम पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों करते हैं? हम पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम पेपर के थ्रू, पुराने पेपर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन का स्कोप डिसाइड कर सकें। अदरवाइज आप अगर चाहें तो अकाउंट्स जितना मर्जी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है प्रिपेयर करने की। आप हिस्ट्री में जितना डीप जाना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। आप विपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, मीना भार्गव और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहें तो क्वांट में जितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसबीआई पीओ लेवल का। बट क्या इस एग्जाम के लिए उतनी रिक्वायरमेंट है, ये समझने के लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए भी पीवाईक्यू एनालिसिस करनी चाहिए कि भाई कौन सा कंपोनेंट किस लेवल का आता है, कहां पर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहां पर कम मेहनत से भी काम चल जाएगा, कहां पर डेप्थ में तैयारी करनी पड़ेगी, कहां पर सरफेस लेवल प्रिपरेशन से भी काम चल जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको हर एक कंपोनेंट की वेटेज पता होनी चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर वेटेज फिक्स नहीं है।
आपको नोटिफिकेशन में कहीं बताया हुआ है कि इस कंपोनेंट से इतने क्वेश्चन आएंगे? नहीं बताया गया। तो वेटेज आइडेंटिफाई करके पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा कंपोनेंट पहले प्रिपेयर करना है और कौन सा कंपोनेंट बाद में प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों आपको बुक्स और रिसोर्सेस कौन से फॉलो करने, ये डिसाइड करने में पीवाईक्यू हेल्प करते हैं कि अच्छा ये लेवल है, ये सिलेबस है, अच्छा इसके लिए ये वाली बुक फॉलो कर, इसके लिए ये वाला रिसोर्स फॉलो कर। एंड दोस्तों बेटर स्ट्रेटेजी आप तभी बना पाते हैं जब आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप किस कंपोनेंट में किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, वो भी आपको पीवाईक्यूज बताते हैं। जिन टॉपिक से, जिन पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, रिकरिंग नेचर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जहाँ से नहीं आ रहे हैं वहाँ पर आप स्किप कर सकते हो उन टॉपिक्स को। आपको पीवाईक्यूज ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से नहीं है। तो इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस जरूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं मान के चलूं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम जो है सीएससी के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा इजी है, बट बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में क्या है, आप लोग ये जानते हैं कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो है सीएससी लेवल का, वो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है हमारे इंडिया में इस टाइम पर ऑब्जेक्टिव पेपर में। आई होप यू विल एग्री विद माई पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का पेपर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स पक्का मुझसे एग्री करेंगे। इसको मैं डिफिकल्टी लेवल में 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। इसके कंपैरिजन में आरबीआई ग्रेड भी 9 है, एसबीआई 8 है, एसएससी 8 है इसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसी के कंपैरिजन में एपीएफसी का जो लेवल है वो 9 आउट ऑफ 10 है। मतलब अगर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी 20 है तो सीएससी सिर्फ 21 है। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में, 19-20 का फर्क नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, बहुत कम फर्क है। जहां पर आप लोग अगर एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए जो डिफिकल्टी लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा वो सीएससी का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एपीएफसी एग्जाम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम, वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, जहाँ पर हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसी का सिलेक्शन का चांस बनेगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल ये होने वाला है। दूसरी बात कि पेपर का लेवल हर बार आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। 2015 का पेपर मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन था, बट 2023 का पेपर बहुत टफ आ गया। और जो बच्चे 2015 का अंदाजा लेकर गए हुए थे कि भाई ऐसा पेपर एग्जाम में आएगा, उनको बहुत डिफिकल्टी फेस हो गई। और 2025 में तो और डिफिकल्टी लेवल एक लेवल ऊपर चला गया। 2023 में कम से कम ये तो फायदा हुआ था कि इंग्लिश ईजी आ गई थी, पर 2025 में तो वो भी ईजी नहीं रही। तो 2025 में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ गई कि भाई पेपर बहुत लेंदी और इंग्लिश टफ। तो यहाँ पर पेपर हर साल आपको एक लेवल डेप्थ में डाउन जाता हुआ दिख रहा है, तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए करनी ही पड़ेगी। अब दूसरे पेपर टफ क्यों है, क्यों ये पेपर यूपीएससी के कंपैरिजन में 9 पे आ गया, 8 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई 14 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, बहुत बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करना है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे डिकोडेड सिलेबस की वीडियोस देख ली होंगी और आपको पता लगे कि भाई हर कंपोनेंट में बहुत सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। अकाउंट्स में 20 टॉपिक हैं, 4 लेबर कोड हैं, आईआर के 8 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक हैं, सोशल सिक्योरिटी में 5 एक्ट हैं, देन हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर तो अलग ही लेवल पे है। तो यहाँ पे इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना, उसको याद करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और एग्जाम में उसको रिकॉल करके क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, इसलिए पेपर टफ है। फिर दोस्तों 120 मिनट है 120 क्वेश्चन के लिए, तो टाइम का भी इशू आ गया। अब अगर आप सीसेट एग्जाम देने जा रहे हो तो 2 घंटे में 80 क्वेश्चन है, 45 सॉल्व करने हैं, तो टाइम का इशू नहीं है, बट यहाँ पर तो क्वांट की स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी बात कि भाई कुछ कंपोनेंट्स के लिए, लगभग 5-6 कंपोनेंट्स के लिए जो लेवल है डिफिकल्टी का, वो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स वाला है। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लो, आप पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो, आप कल्चर के क्वेश्चन देख लो, तो रिक्वायरमेंट सीएससी वाली है। तो इसीलिए पेपर काफ़ी डिमांडिंग और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल की और कंपोनेंट वाइज स्कोरिंग पोटेंशियल की या फिर वेटेज की, हम पहले जो है कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। इंग्लिश 2015 में मॉडरेट था, 2023 में मॉडरेट था। मॉडरेट से मेरा मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों ने किसी कंपोनेंट की एवरेज प्रिपरेशन कर रखी है, मतलब आप ना तो बहुत टॉपर है उसमें और ना ही बहुत बिलो मार्कर हैं, आपने ठीक ठाक टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, आप एवरेज लेवल पे हैं, और मैं आपको बोलूँ कि भाई एक काम कर, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो अगर आप एवरेज प्रिपरेशन से 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब वो कंपोनेंट थोड़ा इजी आ गया। अगर आप 7 या 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब वो मॉडरेट आ गया। और अगर आप 7 से भी कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब वो कंपोनेंट डिफिकल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश पहले ऐसा था कि बच्चे 20 में से 15 क्वेश्चन टारगेट कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट इस बार
अच्छे बच्चे की भी, कॉन्वेंट वाले बच्चे की भी जो अटेम्प्ट थी वो 12 के आसपास ही रही। तो ये पेपर इस बार काफ़ी टफ हो गया इंग्लिश का। जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं शायद वो मुझसे एग्री करें कि पेपर वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर इंग्लिश कंपोनेंट। अगर मैं बात करूँ क्वांट और रीजनिंग की, 12 क्वेश्चन यहाँ से, अभी आपको आगे वेटेज पता लगेगी। ये हर बार मॉडरेट आ रहा है। अब देखो मॉडरेट से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा क्वांट में वीक भी है लेकिन वो क्वांट को टाइम दे देता है तो वो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन 10 में से सॉल्व कर सकता है। बट अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, कल्चर की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो इनका लेवल आपको अब पिछली बारों से हर बार एक लेवल ऊपर ही देखने को मिल रहा है, आसान नहीं है। कंप्यूटर पहले इजी आता था बट अब मॉडरेट आना शुरू हो गया। साइंस डिफिकल्ट आ गई इस बार। अकाउंट्स ये मॉडरेट हो गया है। आईआर एंड लेबर लॉ मॉडरेट है। सोशल सिक्योरिटी मॉडरेट है। इंडियन इकोनॉमी मॉडरेट है। करंट अफेयर मॉडरेट है। डेवलपमेंटल इश्यूज क्वेश्चन नहीं आया, स्टेट से क्वेश्चन आया वो इजी था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो ये वाले पोर्शन है इनका जो लेवल है वो काफ़ी डिमांडिंग है और आपको इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश भी हो गया अब तो इसमें शामिल, और मॉडरेट में आपको एवरेज प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई किस कंपोनेंट को किस तरीके से अप्रोच कर। अब यहाँ पर अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना चाहें, स्मार्ट अप्रोच क्या है कि भाई अच्छा क्वांट मॉडरेट है तो क्वांट को तो मैं पहले पक्का प्रिपेयर करूंगा कि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है और लेवल भी मॉडरेट है। अच्छा अकाउंट्स लेवल भी मॉडरेट है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, इसको पक्का प्रिपेयर करूंगा। आईआर एंड लेबर लॉ लेवल भी मॉडरेट है और वेटेज भी ज़्यादा है, इसको पक्का प्रिपेयर करूंगा। करंट इवेंट मॉडरेट है, वेटेज भी ज़्यादा है, पक्का प्रिपेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट की वेटेज ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इनकी भले ही वेटेज ज़्यादा है लेकिन क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है तो ये इनके बाद आने चाहिए, इन कंपोनेंट्स के बाद आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टाइम ज़्यादा डिवोट भी कर दोगे तो भी पेपर में आप एक लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट उतना ही टाइम अगर आपने मॉडरेट वाले कंपोनेंट्स पे डिवोट कर दिया तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको अगेन समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आपने इंग्लिश में, आपने क्वांट में 50 घंटे दिए और पेपर आ रहा है मॉडरेट, तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपने यही 50 घंटे अगर इंग्लिश को दिए तो आप 10 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फायदा कहां पर है पहले कवर करने में, इसको पहले कवर करने में। बट क्योंकि इंग्लिश की वेटेज ज्यादा है तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, भले ही 6 क्वेश्चन सॉल्व हो, तो यहां पर हम इसके बाद आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की और स्कोरिंग पोटेंशियल की। देखो अगर मैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की बात करूं तो 2015 में तो पेपर एक अलग ही लेवल का पेपर था। यहाँ पे क्वांट के 29 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री कल्चर के 10 थे, पॉलिटी के 7 थे, कंप्यूटर के 8 थे, साइंस के 7 और अकाउंट्स के 4, आयरन लेबर तो आया ही बहुत नाप के बराबर था, सोशल सिक्योरिटी 9, इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, बट अगर आप जो साल पुराने हमारे पेपर हैं उनका देखो रेफरेंस, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23 और 25, तो इंग्लिश के क्वेश्चन फिक्स हो गए कि भाई 20 क्वेश्चन पार्ट ए में इंग्लिश के ही आएंगे, तो हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कंपोनेंट बन गया। कल्चर क्वांटम रीजनिंग में आपके 15 और 14, यहाँ पे 12 क्वांट के हैं और 2 रीजनिंग के हैं, यहाँ पर 12 क्वांट के हैं और 3 रीजनिंग के हैं। इनके नंबर फिक्स हैं कि भाई ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर की वेटेज कम हो गई है और इस बार भी मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। साइंस की वेटेज 10 है, हमें पता है कि भाई हाई प्रायोरिटी कंपोनेंट है। अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस 10 प्लस 3 प्लस 2, इनकी 15 ही वेटेज रहती है, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आईआर एंड लेबर लॉ की वेटेज भले ही 14 से 6 हो गई थी बट मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार 10 प्लस क्वेश्चन आएंगे। सोशल सिक्योरिटी की भले ही वेटेज 5 से 14 हो गई बट यहाँ पर अगेन आपको इस बार 5 से 6 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वेटेज आप लोगों को इंडिकेशन दे रही है कि भाई इस बार का पेपर कैसा हो सकता है। बट दोस्तों मेरी एक सलाह ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरी सलाह यह है आप लोगों को कि इंग्लिश के अलावा आप किसी भी और कंपोनेंट के लिए प्री डिफाइंड माइंडसेट लेकर मत जाइएगा कि मुझे इस कंपोनेंट से इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी डिफिकल्टी लेवल के देखने को मिलेंगे। नहीं, यूपीएससी की एक और फुल फॉर्म है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जाइए, कुछ भी अज्यूम करके मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपने देखा भी कि भाई 29 में से फिर 15 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे 14 में से 6 क्वेश्चन हो गए, 5 के 14 क्वेश्चन हो गए। तो हर कंपोनेंट को अच्छा प्रिपेयर करिए, कोशिश करिए कि हर कंपोनेंट प्रिपेयर हो जाए और हर कंपोनेंट की ऐसी प्रिपरेशन हो कि सिंपल और मॉडरेट कंपोनेंट क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत ना हो। और अगर किसी कंपोनेंट में ड्रास्टिक चेंज आ भी जाता है तो हम उस चेंज को हैंडल करने के लिए रेडी हों। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक टेबल और बनाया स्कोरिंग पोटेंशियल का, अपनी पिछली स्लाइड वाले पॉइंट को समझाने के लिए। यही पॉइंट है कि भाई आपको किस कंपोनेंट को कितना फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ें। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेचर से मेरा मतलब क्या है
कि भाई जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है। देखो 2015 में जो पेपर आया था उसमें नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन वर मोर एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से कम थे। अब ये फैक्चुअल और कंसेप्चुअल का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर स्वदेशी, स्वदेशी न्यूज़पेपर को कौन पब्लिश करता था? ABCD आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब दिस इज कॉल्ड अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सी रिवर सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है, या फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि भाई इनमें से कौन सी रिवर जो रिसेंटली न्यूज में थी इंडिया में फ्लो करने वाली, सिर्फ इंडिया में फ्लो करने वाली लेंथिएस्ट रिवर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 4 ऑप्शन दे दूं, तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, जहां पर आपको अगर पता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो लॉजिक नहीं लगा सकते, सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। दूसरी तरफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कि अगर ये है तो ये है तो ये है तो क्या होगा? अगर मान लो RBI कल अपनी रेपो रेट इंक्रीज कर देती है तो लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट ऑफ इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को होता है। यूपीएससी में अब इन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता जा रहा है। इवन अगर आप अकाउंट्स के क्वेश्चन देखें, आप आयरन लेबर लॉ के क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे आप सब पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की वो 0.75% है और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 3.5% है। तो आपसे परसेंटेज नहीं पूछी, आपसे पूछा कि भाई अगर किसी पर्सन की सैलरी 20,000 रुपए है तो कितनी कंट्रीब्यूशन होगी एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉयर की तरफ से। अब यहाँ पर आपको इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां पर आपको ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 1 लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है कि भाई विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस इंडस्ट्री, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। 1 लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होम रूल लिगमेंट 1 2 3 4, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेंथीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे अकाउंट्स के, आईआर एंड लेबर लॉ के। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि भाई ये है लीडर और ये है प्लेस, किस लीडर ने किस प्लेस से 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर आपको मैच करना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग भी आते हैं कि भाई ये 6 ट्रेड यूनियन है, इनको अरेंज करो उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये बनी है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पेपर काफी लंबा होता है और पेपर काफी वेरिएशन वाला होता है, और इन क्वेश्चंस को देख के आपको टिपिकली ये फीलिंग आनी चाहिए या आ जानी चाहिए कि भाई दिस इज समथिंग लाइक यूपीएससी टाइप पेपर, prelims type paper, and questions are quite lengthy, so we have to do the full length mocks paper quite regularly ताकि हम अपनी लेंथ या टाइम मैनेजमेंट प्लान कर सकें। हम ऐसा ना हो कि पेपर में जाके फेल जाएं कि भाई ये तो बहुत लंबा पेपर है 80 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, नहीं ऐसा ना हो। आप ढंग से प्रैक्टिस करें। और दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 60% आते हैं, 70% आते हैं, तो ये आपका बहुत टाइम जो है ले जाएंगे। आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जानी है। ये PYQ एनालिसिस आपको बता रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की लर्निंग्स जो कि आपको समझनी पड़ेंगी इस एग्जाम की एनालिसिस से। पहली लर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। छोटी मोटी प्रिपरेशन से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाली। दूसरी बात, स्पेशल कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आप स्पेशल कंपोनेंट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो अगर आप यूपीएससी वाले एस्पिरेंट और ऐसा फील होता है कि QRE प्लस GS सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल लूंगा। दोस्तों आप इतनी बड़ी तोप नहीं हो, एग्जाम नहीं निकलने वाला, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, स्पेशल कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे। फिर साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश लो हैंगिंग फ्रूट है, इन पे स्पेशल फोकस करिए। जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम कॉन्वेंट बैकग्राउंड, जस्ट बिकॉज यू आर रेगुलरली वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जस्ट बिकॉज यू हैव डन 12th नॉन मेडिकल डजंट मीन कि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है। आपको GS कंपोनेंट में ओवर फोकस नहीं करना है क्योंकि देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन स्कोर हियर। जितना मर्जी पढ़ लो, एक क्वेश्चन बढ़ेगा और, तो यहाँ पर उसकी बजाय QRE प्लस स्पेशल कंपोनेंट पे फोकस करिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए और प्रैक्टिस करिए। ये अगर लर्निंग आप लेके यहाँ से जा रहे हैं तो आप इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज ये एग्जाम आपको परेशान करने वाला है। तो यहाँ पर PYQ एनालिसिस आपकी एक रिफ्लेक्शन है कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2025 और 2023 का पेपर एक बार खुद देखें, चेक करें, ताकि आपको और अच्छी फीलिंग आए। तो दिस वाज रिगार्डिंग द PYQ एनालिसिस। आई होप आपको मजा आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा 1 टाइम ऑफर आपके लिए चल रहा है।
56% का हमारे तीनों कोर्सेज पे। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इन कोर्सेज पे डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड वन टाइम 56। लिंक कहाँ पर है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।